प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और देखिए मेरे जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में इस बार पेपर देने वाले हैं उन सभी को अब देखिए बोर्ड एग्जाम से डरने की ज़रूरत नहीं है प्यारे साथी। क्योंकि देखिए आज मैं आपको जो क्लास लेकर के आया हूँ ना, इस क्लास में मैं आपको जो मॉडल पेपर देने वाला हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया ना प्यारे साथी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने ऐसे ऐसे इस कोड में आपके लिए क्वेश्चन शामिल किए हैं जिनको अगर आप तैयार करके जाते हो और जिनको एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप लोग ये समझिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे। कि जितने भी स्टूडेंट को लगता है कि भैया जी हमारा पेपर कैसा आएगा, मेरे कितने नंबर आएंगे, है ना, अगर आपको ये चीज़ें डर लगती हैं, ये डाउट आपको आते हैं कि क्या क्या पेपर में आएगा, मेरे कितने नंबर आएंगे, तो आपको भाई ये वीडियो, ये मॉडल पेपर, ये क्वेश्चन पेपर ना देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस बताता है कि भाई अगर आप इसको तैयार करते हो ना, इस मॉडल पेपर को पढ़ते हो ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इस लेवल पे हो जाएगी जिसकी आपने संकल्पना भी नहीं की होगी, है ना। तो क्लास को पूरी देखना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं आपको इस मॉडल पेपर के ज़रिए मैं आपको पूरे पेपर का मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। और पेपर में ये वीडियो कभी भी आप देख रहे हो, बस आपको पूरी देख लेना है। इस बात की गारंटी है कि इससे बेहतर कोई क्लास आपके लिए नहीं हो सकती सामाजिक विज्ञान की। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो देखिए प्रश्न पत्र में अगर हम दूसरे निर्देश की बात करें तो कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे बहुविकल्पी होंगे और ये टोटल 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस करने होंगे पेपर में वो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे और इन सभी का जो आंसर प्यारे साथी आपको देना होगा वह आपको OMR में देना होगा, OMR सीट में देना होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। दूसरा निर्देश और इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लीजिए कि जो खंड बा आपके पेपर में आएगा उसमें हमारे 50 नंबर के सभी वर्णात्मक प्रश्न होंगे। तो वर्णात्मक वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, वह किस किस टाइप के होंगे वह सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, है ना। तो आप बारीकी से क्लास को देखना। चैनल पर आप लोग पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। हर एक क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा पेपर में, तो सबसे पहले आपके पेपर में आएंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको OMR सीट में करके आने होंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुविकल्पी में हम तैयार करें जो हमारे पेपर में आए, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बस आप इनको नोट करना अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपना पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। अगर मैं ऑटो वॉन बिस्मार्क की बात करता हूँ कि इसका संबंध प्यारे साथी किस देश से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए इसका जो संबंध है स्टूडेंट्स वो हमारे जर्मनी से है, तो आंसर नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क का जो संबंध है वो हमारे जर्मनी देश से है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वह आंदोलन कब प्रारंभ किया था। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी कब प्रारंभ किया था, कब स्टार्ट किया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आप लोग टिक लगा देना पेपर में, वर्ष 1920 को यानी 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए आगे नोट करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का जो सर्वाधिक दुष्प्रभाव था ना, है ना, सर्वाधिक दुष्प्रभाव किसका, आर्थिक महामंदी का। तो वह पूछ रहा है कि वह किस औद्योगिक देश पर सबसे अधिक पड़ा था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आर्थिक महामंदी जब आई थी तो आर्थिक महामंदी का जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव था ना वो किस देश पर देखने को पड़ा, तो वह आपका अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि केसरी समाचार जो पत्र था, ठीक है। मैं अगर बात करता हूं केसरी समाचार पत्र की, तो जो केसरी समाचार पत्र था कह रहा था कि इसका जो प्रकाशन था ये किसने किया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और आप देखना ये 2025 के लगभग 2 से 3 सेट में क्वेश्चन आया था। तो अगर मैं बात करता हूं कि केसरी जो हमारा समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किसने किया था, है ना, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लगाएंगे केसरी समाचार पत्र महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यार देखो, अगर मैं केसरी समाचार पत्र की बात करता हूं ना, तो देखो महात्मा गांधी भी जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, है ना। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए सभी बच्चे एक साथ कमेंट करके बताएंगे कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, महात्मा गांधी ने नहीं किया, फिर इसका प्रकाशन करने वाले कौन थे, है ना। तो आप एक बार गूगल से ढूंढ करके कमेंट करके बताएंगे, लेकिन हाँ बताएंगे ज़रूर, अपने भैया को, अपने हितेश भैया को बताएंगे ज़रूर, है ना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत जल्द हम लोग अपने 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग 1 लाख तक पहुंच सके, है ना। बहुत अच्छी फैमिली हो जाएगी हम लोगों की। चलिए नोट करिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। मेरे प्यारे साथी कमेंट करके बताइए कौन है। तो आप लोग लगा देंगे महात्मा गांधी को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, कि घास के मैदान को कहा जाता है, कि हरे पेड़ की सघन झाड़ी को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनस्पति को, प्राकृतिक वनस्पति को आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, कि जिसको हम लोग प्राकृतिक क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक हरा सोना कहते हैं। किसको? प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग हरा सोना क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। नोट कर लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो मगर मैं कपास की खेती की बात करता हूं, है ना, बहुत सारी आपको मिट्टियां दिखेंगी, काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। लेकिन जब मैं बात करता हूं कपास के लिए, तो कपास में हमेशा याद रखना भैया कि जो काली मृदा होती है ना, काली मृदा कह लो, ठीक है, काली मिट्टी कह लो, तो आपके लिए दोनों चीज़ें सही होती है। लेकिन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी मृदा होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, तो वो हमारी काली होनी चाहिए। बस इस बात को याद रख लेना, चाहे वो मिट्टी दे दे या फिर मृदा दे दे, बट आप काली को बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए ऑप्शन को देखते हैं और सही ऑप्शन को टिक लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर आप नज़र डालेंगे ना, तो लाल, काली, जलोढ़, लेटराइट, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई। लेकिन हमारा जो इसमें से सही आंसर होगा वो हमारा होगा काली मिट्टी, यानी कि काली मृदा, है ना। तो इसको आप जल्दी से अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए हर एक क्वेश्चंस को, और पेपर से पहले इनको तैयार भाई जरूर से कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं भाई कि सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए राज्य का नाम, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो वह हमारा उत्तराखंड है। कहां पर? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। यानी ऑप्शन नंबर डी को आप पेपर में बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार अगर मैं फसल की बात करता हूं तो दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स कि कौन सा यहां पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। चलिए बात करते हैं कि फलीदार फसल कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए नंबर आप बिल्कुल सही करके आएंगे। यानी जो दालें होती हैं, यानी हमारी जो दालें होती हैं, ये हमारी कैसी होती है? एक फलीदार फसलें होती हैं। तो सारे बच्चे एक साथ फलीदार को सही करके आएंगे। चलिए आगे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगर मैं बात करता हूं बॉक्साइट की, तो मेरे प्यारे साथी बॉक्साइट की राज्य, अगर मैं किस राज्य की बात करता हूं, तो राज्य में अगर मैं देखूं तो राज्य यहां पर हमारा हो जाएगा, मेरे हिसाब से उड़ीसा को आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऐसा राज्य जिसमें बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हमारा राज्य है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी स्टूडेंट्स पेपर में सही करके आएंगे, ठीक है। और देखिए जो भी हमारे सही उत्तर होते हैं ना, तो उन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। जो बाकी के ऑप्शन आपको दिख रहे होते हैं इन पर इतना फोकस नहीं करना होता। जो हमारा सही आंसर होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इस बात को मेरी आप लोग याद रखना कि जो राइट आंसर होता है ना, उस पर हम अपना फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन को एक प्रकार से हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। चलिए आगे नोट करिए कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी। सर्वप्रथम सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई थी वह किस देश में हुई थी। देखो भाई अगर मैं बात करता हूँ संसदीय प्रजातंत्र की, तो देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो एक प्रकार से किसी इंग्लिश देश से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। तो याद रख लेना कि संसदीय जो प्रजातंत्र की थी सबसे पहले, एक मिनट, अगर मैं बात करता हूँ संसदीय प्रजातंत्र, तो ये ऑटोमेटिक किसी भी देश से हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश देश हो, है ना, जहाँ पर इंग्लिश जैसी भाषा प्रयुक्त हो रही हो। तो इंग्लिश जैसी भाषा के लिए इंग्लैंड,
इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। अब अमेरिका यहाँ पर तो है नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो सही आंसर होगा ना वो हमारा इंग्लैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आप पेपर में बिल्कुल सही करके आएंगे, है ना। और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं प्यारे साथी, वह सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कमेंट करके बताएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पर पेपर में बहुत आता है आपके ये। चलो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल सरल साधारण से क्वेश्चंस होते हैं और हम उनको तैयार नहीं करते हैं कि ये साधारण से क्वेश्चंस हमारे पेपर में नहीं आएंगे, पर कभी कभी क्या होता है कि जो साधारण से दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वही पेपर में आ जाते हैं, है ना। तो डेफिनेटली हम उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संविधान के माध्यम से जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाता है, तो कहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। तो महिलाओं का जो संविधान के माध्यम से अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की मैं बात करता हूँ तो वह सुनिश्चित किया जाता है। चलिए आंसर ऑप्शन देखते हैं और आपको टिक लगवाते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लगाएंगे स्थानीय निकायों में, ठीक है, आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए आगे नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है। तो जब हम किसी अधिकारी को कोई दस्तावेज सौंपते हैं तो मेरे प्यारे साथी वह प्रमाण पत्र कहलाता है कि शपथ पत्र कहलाता है कि विवरण कहलाता है कि सारणी कहलाती है। तो याद रख लेना, जब हम किसी अधिकारी को कोई पत्र कोई चीज़ भी मतलब कुछ दस्तावेज देते हैं तो हमेशा याद कर लेना प्यारे साथी वह क्या कहलाता है, वह आपका शपथ पत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को नोट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन है वह कब किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, मतलब भैया बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन किया गया था ये वर्ष 1980 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए आगे नोट करते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से, यहाँ निम्न कर लो थोड़ा सा, निम्नलिखित, ठीक है, तो अब निम्नलिखित कर लेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि केरल सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा है। और ये हम लोग आज से नहीं कई क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं केरल के बारे में कि केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग पाए जाते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है और वह जो हमारा राज्य है सबसे ज़्यादा छोटा राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षित लोग, अधिकतम शिक्षित लोग यानी अधिकतम साक्षरता वाला जो राज्य है मेरे प्यारे साथी वह आपका क्या है, केरल, है ना। तो केरल को आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कृषि को बिल्कुल सही करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट, है ना, जो HDMI है, HDMI मेरे हिसाब से मानव विकास रिपोर्ट जो निकाली जाती है वो HDMI के हिसाब से निकाली जाती है ना। तो HDMI जो मानव विकास रिपोर्ट है ये 2018 से, इसकी अगर मैं गणना करता हूँ तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है मानव विकास की रिपोर्ट में 2018 से, किससे, सन 2018 से। तो देखिए 125वां स्थान है भारत का कि 129वां कि 124वां कि 130वां। तो मानव विकास रिपोर्ट जो हमारी HDMI होती है उसके हिसाब से अगर मैं 2018 से बात करता हूं कि 2018 के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, तो इन 4 ऑप्शन में से जो आप पेपर में सही करके आएंगे मेरे प्यारे साथी वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी 129 नंबर आप बिल्कुल सही करेंगे। डेफिनेटली हर वह क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के लिए आने वाले पेपर, आगामी पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। तो अब हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है ना, इस पूरे मॉडल पेपर, इस पूरे क्वेश्चन पेपर, इस पूरे प्रश्न पत्र का मेरा जो अंतिम बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इसके बाद जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा मेरे प्यारे साथी वह हमारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, वह नहीं मतलब मेरा ऐसे हमारे क्वेश्चन सामने आएंगे भी, वह हमारे डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, वर्णनात्मक में आएंगे, जहां हम मानचित्र वाले क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे भी, है ना। तो क्लास में बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर देना। और बहुत जल्द हम लोग 1 लाख की जो फैमिली होती है ना, एजुकेशन फैमिली, बहुत जल्द उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप सभी लोग एक साथ जुड़ जाइएगा।
तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, तो दो राज्यों के बीच है ना, एक हमारा कोई ये मान लीजिए भारत है, हम भारत से चीन कोई चीज़ों को लाते हैं, भारत से चीन से भारत में जब कोई चीज़ आती है या फिर भारत से चीन कोई चीज़ जाती है, तो जब दो राज्यों के बीच में जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, जब दो राज्यों के बीच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते होंगे। एक मिनट ऑप्शन देखते फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि भैया जब दो राज्यों के बीच में जो होता है तो हमारा राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, है ना। लेकिन जब दो देशों के बीच में होता है तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वह सभी कमेंट करेंगे कि भैया जी जब हम लोग दो राज्यों के बीच बढ़ते हैं, जब दो राज्यों के बीच में, है ना, दो राज्यों के बीच में क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो उसको मैं क्या कहता हूं? तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ कमेंट करके बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का भी राइट आंसर। मैंने आपकी इस क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स को दो क्वेश्चंस यानी HW के लिए दो क्वेश्चंस दिए हैं, और जो भी प्यारे साथी हमारे साथ हितेश भैया के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि हम उन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उनको होमवर्क के लिए देते हैं ताकि वह कमेंट करें और उनकी जो भी एजुकेशन है या फिर जो भी वह पढ़ाई कर रहे हैं उसका मुझे पता चल सके। तो आप हमें कमेंट करके सभी साथी जरूर बताएंगे। चलिए, ये तो हो गई आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में, है ना। हमने वह सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए, प्रस्तुत किए, जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। अब मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वह हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे ना तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस का ही होता है। और अगर आपने ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझा कि यहाँ मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, हमारे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत बेहतर नंबर लाएंगे, है ना। तो चलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा वह क्वेश्चंस जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, है ना भाई। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगभग अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो यहाँ से आपके 16 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यानी 16 नंबर मैं बात करता हूँ 16 मार्क्स की, है ना। 16 नंबर मतलब 16 मार्क्स, है ना। और हर क्वेश्चन से मेरे प्यारे साथी 4-4 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। हर क्वेश्चन जो है ना 4-4 नंबर का आएगा, यहाँ देख लीजिए, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में वह आपका होगा हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री मतलब भैया जी इतिहास। भाई हिस्ट्री मतलब क्या? इतिहास। तो पहले दो क्वेश्चंस आपको इतिहास के देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क, भैया ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपके पेपर में आता है, इसको छोड़ने की गलती मत करना, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध कह रहा कि किस ये सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, फिर आपको बताना है कि उसका संबंध किस देश से था, ठीक है, वह क्यों प्रसिद्ध था। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। 80 शब्द मतलब 80 शब्दों का मतलब होता है कि भाई आप सभी लोगों को एक पेज में वाकायदा अच्छे से आंसर तैयार करना है, अच्छे से पेपर में लिख के आना है ना। 80 शब्दों का मतलब है एक पेज में आंसर देकर आना है। चलिए, पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। दूसरा प्रश्न समझो, भारत में जो राष्ट्रवाद है ना, तो राष्ट्रवाद के उदय में जो प्रमुख क्या कारण थे, है ना। जब भारत में राष्ट्रवाद हुआ तो भारत के राष्ट्रवाद में ऐसे कौन से प्रमुख कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का उदय कराने में मदद की थी, तो वह सारे कारण आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए कि जल दुर्बलता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या थे। देखो, यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हमारे भूगोल के हैं, मतलब जियोग्राफी के हैं। जियोग्राफी मतलब भूगोल। और मेरे प्यारे साथी अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर लाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भैया जी मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, तो देखिए बोनस टिप प्यारे साथी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया जी अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, तो देखो यार, कोर्स जो होता है आप सभी को मैं बता देता हूँ 500 में मैं बेच सकता था, क्योंकि मैंने जो इसमें वर्क किया है ना, मेरी पूरी टीम ने मिलकर बोनस टिप को रेडी करने में, इस चीज़ में इतना वर्क लगा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पूरे अप्रैल से लगाकर नवंबर तक मैंने इस पूरी
बोनस टिप कह लो या फिर इसको ई बुक कह लो, इसको तैयार करने में समय लगा है। और इसके अंदर जो हमने एवरी सब्जेक्ट में जो चीज़ें दी हैं ना, आप पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना, इतने सस्ते में कोई नहीं दे रहा होगा मेरे प्यारे साथी। ये आपके लिए एक ऐसी बोनस टिप है ना, क्योंकि अगर आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर से पहले आपको अगर उसके 100 इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाए और आपको 100 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गद्यांश पद्यांश जो भी, मतलब हिंदी के मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान पर अभी मैं आऊँगा, और अगर आपको मैथ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए, आपको मैथ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वह आपको पता चल जाए, बस आपको लगाने हैं यार, ठीक है। क्योंकि मैथ में देखो, मैथ में आपको क्वेश्चन पता चल जाए, इसके बाद आपको केवल लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर तुम लगाओगे नहीं तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे साथी, ये सारी चीज़ें 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और हर चैप्टर का वन शॉर्ट सोल्यूशन, वन शॉर्ट जो नोट्स होता है ना, कि मान लीजिए आपके पास वन शॉर्ट नोट्स रखे हैं, आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के आपको चाहिए कि मुझे रिवीजन करना है, तो मेरे पास नोट्स तो है नहीं, तो मैं रिवीजन कहाँ से करूँगा, तो वह सारे नोट्स आपको प्लस इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा वायरल पेपर, और इन वायरल पेपर से ऐसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। और एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है मेरे प्यारे साथी, मात्र 15 रुपये यानी 15 रुपये है। और आप सोच करके देखो, 15 रुपये में आज के समय में एक बर्गर भी नहीं आता है। आप अगर आप बाहर निकल जाते हो दोस्तों के साथ में तो 15-20 रुपये, 100-50 रुपये आप यूं ही उड़ा देते होंगे। लेकिन आप अगर एक बार सोचेंगे कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और उससे पहले मेरे पास ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो डेफिनेटली मैं बेहतर स्कोर ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में करूँगा, है ना। तो उसके लिए अगर आप एक बार सोचेंगे ना, तो एक सब्जेक्ट का प्राइस मेरे प्यारे साथी मात्र 15 रुपये है। और अगर आप 5 सब्जेक्ट की बात करें तो 5 सब्जेक्ट का कितना है, तो भाई 5 सब्जेक्ट का 75। और देखो 75 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आप सोच पा रहे हो कि 75 में आज के समय में क्वेश्चन बैंक भी मार्केट में नहीं मिलती है, और क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कौन सा तैयार करना है, कौन सा नहीं तैयार करना है। पर मेरे प्यारे साथी, जो इसमें हमने पूरी टीम ने मिलकर मेरे वर्क किया है, अतुल सर ने, सर्वेश सर ने और आपके हितेश भैया ने, वह सारी चीज़ें आपको इस ई बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स इसको ले लेता है एक बार, ये ई बुक आपके फ़ोन में आपके एग्ज़ाम जो पेपर होगा उसके 1 घंटे पहले तक आपका साथ देगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको बेहतर स्कोर करना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो एक बार आपको चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, और आपको इनको लेना पड़ेगा ना, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे नंबर, देखिए आप अच्छे नंबर तभी लाएंगे जब अपने पेरेंट्स को खुश कर पाएंगे, ठीक है। आप सोचिए वह दिन जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, और उस दिन आप सोचिए कि आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, और आपने क्या किया, आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी, आपने मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ा, आपने मेरे द्वारा वायरल पेपर से पढ़ा, तब जाकर के आप 80% ले आए, और उस दिन आपके पेरेंट्स जो होंगे ना सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो एक बार मेरे प्यारे साथी इस ई बुक को ले लेना। प्राइस केवल 15 रुपये है एक सब्जेक्ट का, और मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को सभी सब्जेक्ट की लेनी चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 75 है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के मेरे पेपर होंगे, मेरा कोई एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा। तो मुझे सभी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, इस बात को याद रखना। लोगे कहाँ से, तो लेना बहुत आसान है मेरे प्यारे साथी, लेना बहुत ज़्यादा आसान है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हर सब्जेक्ट के सामने, जैसे अगर आप हिंदी की ई बुक लेना चाहते हैं, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की ई बुक लेना चाहते हैं तो मात्र 15 रुपये पे करके आपको ई बुक क्या लिंक जो है ना, लिंक वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलोगे तुरंत आपको सारे के सारे लिंक दिख रहे होंगे, है ना। तो जाइएगा, अच्छे से एक बार सोचिएगा, और सोचने वाली बात ही नहीं है यार, एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है, तो बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है, ना के बराबर है। तो इस बात के बारे में ज़्यादा सोचना भी मत, है ना। और 75 भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इस बात को सोचना एक बार। 75 में आपके 5 सब्जेक्ट की बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम से पहले, और सारी चीज़ें आपके पास फ़ोन में होंगी। आई बात समझ में। चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चन फिलहाल दिखाता हूँ। फिलहाल अगर मैं अपने क्वेश्चंस पर वापस आता हूं प्यारे साथी, तो देखो क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, इसमें जो भी मैं बता रहा हूं उस वो तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन इस क्लास को देखने में आप लोगों को पूरे पेपर का नॉलेज हो जाएगा कि मेरे पेपर में आखिर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो इसके बाद अगर मैं अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 2 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर वालों में जो 2 क्वेश्चन हमारे थे, ये दोनों क्वेश्चन हमारे भूगोल के थे, यानी जियोग्राफी के थे, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा था कि जल जो हमारी जल दुर्बलता होती है, दुर्लभता नहीं, दुर्बलता कर लो, जल दुर्लभता होती है क्या सर्वेश भाई, दुर्लभता की दुर्बलता,
ठीक है। तो मेरे हिसाब से जल दुर्लभता होती है ना। आप कमेंट करके बताना क्या होती है फिलहाल। तो अगर मैं जल दुर्लभता की बात करता हूँ, ठीक है, मैं भी सॉरी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिलहाल कह रहा है कि इसका क्या कारण है, ये आखिर क्यों होती है, जल में जो दुर्लभता होती है वह क्यों होती है ना, इसका मुख्य कारण क्या है, आपको वह कारण यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं मेरे प्यारे साथी। और ये हमारे भूगोल का एक क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा हमारा इसी में अथवा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, उन सभी समस्याओं की समीक्षा कीजिएगा, है ना। डेफिनेटली भूगोल के दोनों क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं वायरल पेपर में करा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप एक बार सर्च करके जरूर देखेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसका कोई एक तर्क दीजिएगा। तो अगर मैं लोकतंत्र की बात करता हूं, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आखिर क्या इसका महत्वपूर्ण कारण है, इसकी समस्या, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। इस बात को याद रख लेना, है ना। लोकतंत्र क्या है, सबसे पहली हेडिंग लगाओगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, फिर ठीक है, फिर लोकतंत्र मतलब मैं बात करता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, किसकी साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो फिर मैं हेडिंग बनाऊंगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण, ठीक है। फिर इसके बाद मैं उसकी विशेषताएं हेडिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हेडिंग वाले क्वेश्चंस आप लिखेंगे पेपर में, तो वहां से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं अथवा वाले क्वेश्चंस की, तो कह रहा है कि लोकतंत्र जो हमारा लोकतांत्रिक शासन होता है, तो लोकतांत्रिक शासन हमारा एक उत्तरदायी शासन होता है। अब ये क्यों होता है, इसके बारे में आपको उदाहरण देकर के एकदम अच्छे से आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हो। देखो भाई, यहां पर ये दोनों क्वेश्चंस हमारे हैं अर्थशास्त्र के। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे अर्थशास्त्र के हैं और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस हमारे हैं मेरे प्यारे साथी नागरिक शास्त्र के, ठीक है। नागरिक शास्त्र यानी कि बोले तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन जो है नागरिक शास्त्र के हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस यानी 4 नंबर में जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, ये हमारे अर्थशास्त्र के हैं। वहीं अगर मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे नागरिक शास्त्र के हैं। डेफिनेटली हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बदलाव जरूर देखने को मिल पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों की राजनीति वाली बात की जा रही है, यहाँ पर आपके आर्थिक विकास के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आपके भूगोल के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में बात की जा रही है। तो हर क्वेश्चन ना अलग अलग है, ये नहीं कि इतिहास का है तो केवल हिस्ट्री के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, केवल भूगोल के ही क्वेश्चन आते नहीं, हर एक भाग से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हर एक भाग में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको ले चलूंगा अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की ओर, है ना। तो वहां पर मैं देखूंगा कि किस किस टाइप के आते हैं। देखो, चौथे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। और अथवा प्रश्न हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण के महत्व होते हैं, इसकी आपको विवेचना करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी वैश्वीकरण क्या होता है ना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, उसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। फिर वैश्वीकरण का आपको महत्व बताना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इसी के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, ये भी आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, है ना। तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन आपको हेडिंग बना करके करना है। ये नहीं कि सीधा एक लाइन स्टोरी की तरह पूरा आंसर लिख दिया, नहीं। अगर आप स्टोरी की तरह आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अगर आप हेडिंग बना करके आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने अपने ई बुक के अंदर बाकायदा डाल रखी हैं। जाना एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, हर सब्जेक्ट के सामने आपको लिंक मिलेगा ई बुक का, जहां पर आप एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है मेरे प्यारे साथी मात्र 15 रुपये है। मतलब 15 रुपये में आप एक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। जाना एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करके देखना, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी जो कि आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस में आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और हर जो हमारा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होगा उसको आप लोग याद रख लेना, लगभग 2 पेज में करके आना। देखो, इसका कारण सीधा होता है कि जब आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन को लिखते हो, जब आप लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को लिखते हो तो वह आप 1 पेज में लिखते हो भाई, 1 पेज में लिख के आते हो ना। तो आप जब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करने जाओगे तो उसका जो आप आंसर लिख के आएंगे पेपर में, वो आप 2 पेज का लिख के आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
एग्जामिनर पता क्या देखता है? एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने आंसर किस तरीके से लिखा है। वो देखता है कि अगर आपने आंसर को बाकायदा अच्छे से हेडिंग बना करके किया है सोशल साइंस में तो आपको अच्छे नंबर देता है ना। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया तो आपको नंबर नहीं देता है। दूसरी चीज़ देखता है कि आपने आंसर कितना लिखा है। अगर आपने आंसर को एक पेज में लघु लिखा है तो आपको अच्छे नंबर देगा, वहीं अगर आपने विस्तृत को 2 पेज में लिखा है तो आपको अच्छे नंबर देगा, है ना। तो अपने हितेश भैया की इस बात को याद रखना। आप लोग जब पेपर देने बैठना तो आप इस बात को याद रखना कि मुझे विस्तृत उत्तरीय को 2 पेज में करके आना है ना, एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं यहां बात करता हूं कि वर्णनात्मक में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न नोट करो कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, है ना, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो वर्ष 1986 ईस्वी में लागू किया गया था, इसकी जो उपयोगिता होती है इसकी विवेचना कीजिएगा, है ना, इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिएगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप लोग हेडिंग में बना करके लिखेंगे, लेकिन बात ये आ जाती है कि भैया जिस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कहाँ से, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आप लोग ई बुक देख सकते हो, है ना। वैसे तो मैंने हर सब्जेक्ट की ई बुक डाल रखी है, लेकिन अगर आपको मन है तो आप किसी एक कंपलसरी बुक की ले सकते हो, लेकिन एग्जाम से पहले डेफिनेटली आप सभी की ई बुक परचेज कर लेना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में बाकायदा लिंक दे रखा है PDF का, जहां से आप एक सब्जेक्ट की ई बुक मात्र 15 में ले सकते हो, ठीक है। देखो 31 नंबर को दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है अथवा वाला कि विदेशी व्यापार से क्या आशय है। किन्हीं कह रहा है कि इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। अगर मैं विदेशी व्यापार से बात करता हूँ, विदेशी व्यापार मतलब एक देश से जब दूसरे देश में व्यापार होता है तो उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं, बात याद रख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल मतलब हिस्ट्री, ये हमारे राजनीतिक विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन हमारा कि जातिवाद क्या है। लोकतंत्र में जातिवाद की क्या भूमिका होती है, लोकतंत्र में जातिवाद किस प्रकार से प्रभाव डालता है। ये सारे पॉइंट्स आप बना करके लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना। डेफिनेटली पॉइंट बनाकर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो ये सारे प्रश्न आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक साथ सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। सारे क्वेश्चन वाकायदा अच्छे से कर लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद देखो मैं आपको कराने वाला हूं मानचित्र वाले क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी जो कि आपको टोटल 10 नंबर देके जाते हैं, है ना। और देखो मानचित्र के जो क्वेश्चंस होते हैं वह आपको मैप वर्क में करने पड़ेंगे। मतलब कि आपको वाकायदा एक पेपर में क्या होगा, पेपर में एक वाकायदा आपको मानचित्र दिया जाएगा और मानचित्र में सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको मानचित्र के ऐसे क्वेश्चंस दिखाता हूं जिनको अगर आप तैयार कर लोगे ना तो आपके पेपर में वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पेपर में मानचित्र वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न 9A आता है प्रश्न संख्या, फिर प्रश्न संख्या 9B आती है। अगर मैं 9A प्रश्न संख्या की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे 9A में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे हमारे इतिहास के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इतिहास के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वह मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ इतिहास के क्वेश्चन में और आपके भूगोल के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है मैं वह भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हैं, ये तो बनी भाई बात है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करके कैसे आना वह भी मैं आपको बताऊंगा। देखो इतिहास के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको जब मानचित्र मिलेगा तो उसमें नॉर्मल तरीके से आपको कर देना है कि मान लीजिए आपने ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आंसर है, तो इस तरीके से पहला आंसर डाल करके यहाँ पर आपको बाकायदा उसका नाम आपने लिख दिया। लेकिन जब आप भूगोल के क्वेश्चन करने जाएंगे प्यारे साथी तो हर क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग अलग चिन्ह दिया जाएगा और हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग चिन्ह द्वारा उसका आंसर जो होता है प्रदर्शित करना होगा, है ना। इस बात को याद रखना कि भूगोल में जियोग्राफी में क्या होता है कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है पार्टिकुलर उसके चिन्ह द्वारा भरना पड़ता है ना। ये चीज़ होती है डिफरेंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस में और आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस में, है ना। जियोग्राफी में आपको एक वाकायदा उसका चिन्ह दिया जाता है कि आप पार्टिकुलर इस क्वेश्चन को इस चिन्ह द्वारा भरना, ठीक है। पर वह ऑप्शन हमको इतिहास यानी कि हिस्ट्री में नहीं मिलता है, बस यही डिफरेंस होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस पूछने का तरीका टोटल वही होता है। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है यहाँ पर हिस्ट्री का कि वह स्थान जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ तो वह स्थान कौन सा था, आपको बताना है कि वह स्थान कौन सा था। अगर मैं ऐसे दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो वह स्थान हमारा कौन सा था, वह हमारा दांडी था। भाई दांडी कहां पड़ता है आप सभी को पता है, गुजरात में।
आप सभी को पता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ पर तोड़ा? तो भाई सभी को पता होगा, दांडी में तोड़ा था, ठीक है। किस स्थान पर अंग्रेजों ने सबसे पहले राजधानी बनाई? तो देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी वो कलकत्ता में बनाई थी। और देखिए कलकत्ता ये पहले कलकत्ता कहा जाता था, पर आज के समय में कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं तो हिस्ट्री वाली सारी चीज़ें चलेंगी यहाँ पर कोई वर्तमान यानी प्रेजेंट वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कलकत्ता हम लोग पास्ट के हिसाब से यहाँ पर लिख रहे हैं, तो कलकत्ता हमारा पहले कहा जाता था इसको, आज के समय में ये कोलकाता हो गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा चौथे का कलकत्ता हो जाएगा। पांचवें का आंसर क्वेश्चन हमारा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। और आप कमेंट करके बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि अमृतसर के पंजाब में ये हुआ था, ठीक है, अमृतसर के पंजाब में। बाकायदा आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस वर्ष में हुआ था, किस डेट को हुआ था, है ना। 19 अप्रैल, बहुत सारे बच्चे कहेंगे 19 अप्रैल, तो कमेंट करना फिलहाल। क्वेश्चन नंबर अगर मैं भूगोल की बात करता हूं कि मानचित्र में भैया भूगोल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो यहां पर हमारे उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कि मुंबई बंदरगाह, जो हमारा मुंबई बंदरगाह है तो इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा मानचित्र में। तो मुंबई बंदरगाह की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो पहले का आंसर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सभी को पता है कहां पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, ठीक है। तो उसको भैया इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। बॉक्साइट का जो एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, किसका? बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट का जो एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मेरे प्यारे साथी, उसको आप लोग इस चिन्ह द्वारा भरिएगा, है ना। तो बॉक्साइट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, 2 से 3 क्षेत्र के नाम याद कर लेना वैसे तो, लेकिन मैं आपको केवल एक बताता हूं। आप हमेशा मेरे प्यारे साथी उड़ीसा को याद रखना, उड़ीसा आप याद रख लेना बस। उड़ीसा ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है, किसका? बॉक्साइट का। और उसको पार्ट देखिए यहाँ पर आपके चिन्ह ये दे रखे हैं, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के चिन्ह देखने को मिलेंगे। ये एक खास चीज़ आपको भूगोल वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, है ना। हैदराबाद नगर को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। चाय उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, देखिए मैं आपको चाय उत्पादन का एक क्षेत्र बताता हूँ, असम। असम जो हमारा है एक चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है मेरे प्यारे साथी। तो इस तरीके से देखिए आज के इस क्लास के अंदर आपके हितेश भैया ने आपको सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर बताया, जिसमें मैंने आपको A to Z पूरी जानकारी दी। और इसी के साथ साथ मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की मेरे प्यारे साथी, वो है हमारी बोनस टिप। और इस बोनस टिप्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से मात्र 15 रुपये की PDF से आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं क्लास 10th की बोर्ड की। और एवरी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मात्र 75 में हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर आप इससे तैयारी करते हैं ना तो आप ईजिली 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो एक बार सभी छात्र एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके एक बार सभी के सभी छात्र इसको लेने का प्रयास जरूर करेंगे भैया जी। 100% इसमें जो मेरी टीम ने वर्क किया है ना, आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और 10 से ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक सब्जेक्ट की मात्र 15 रुपये में मिलेंगी। तो जाइएगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। फिलहाल आपके लिए आज की इस क्लास में जो मैंने दिया 100% अपना दिया है। फिलहाल अगर आप जुड़ जाएंगे चैनल के साथ, बाकायदा बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपके भैया आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।